हथियार डरा सकते हैं, कमजोर आदमी का गहना है हथियार। ये चोर उचक्के जो यहां बंदूक लेकर के शाहीन बाग पे मारपीट कर रहे थे, लिख रहे थे पोलो के ऊपर रेलवे के नीचे कि हमें चाहिए खिलाफत। ये खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं इस देश में। पाकिस्तान बन गया इसलिए कि उस वक्त सत्ता पे कुछ कमजोर और बौने लोग थे। कश्मीर बन गया कि कुछ सत्ता पे बौने लोग थे, इसलिए 370 और आर्टिकल 35 दे करके, एक अलग विधान दे करके, एक अलग संविधान दे करके, एक दो झंडे दे करके, ये सोचा उन्होंने कि शायद देश के अंदर ऐसे ही लोग आते हैं। लेकिन जब कभी कोई एक वडनगर से चल के पहुंच जाता है तो फिर वहां तिरंगा ही नजर आता है, फिर न दो विधान नजर आते हैं, न दो संविधान नजर आते हैं, और फिर देश को तोड़ने वाली ताकतें कहती हैं कि हमें जेलों से आजाद मत करो। और उनके आका पड़ोसी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि देखिए वो जो मुल्क है, जो इस्लाम का ठेका जिनके पास है, जो मोहम्मद साहब ने उन्हें सौंपा है, वो अपनी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत टेम्परेरी मेंबर बना है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी मानता हूं कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार बन चुका है। उनकी तकलीफ दूसरी है। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि भारत टेम्पररी मेंबर बना है। भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 192 देशों में से 184 देशों ने उसे वोट दिया है। उनका डर टेम्परेरी नहीं है, उनको यह मालूम है कि जो स्थिति दुनिया के अंदर बदली है, जो भारत के सनातनी युवाओं ने बदली है, जो भारत के सनातनी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, हर देश में बैठे हुए हैं, वो एक सनातनी होके सोच रहे हैं। जो गद्दार इस देश के यहां से, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो कनाडा में हो, वो गद्दार आज भी वही काम कर रहे हैं जो शाहीन बाग पे है। शाहीन बाग के सपोर्टर इन देशों में भी मिल जाएंगे, लेकिन सनातनियों का ताकत, उनका पुरुषार्थ इतना है कि उनको लग गया है कि भारत के अंदर सनातनी खड़ा हो गया है। अब वो अपने छोटे मोटे ऊंच नीच जाति में नहीं बट रहा है। इसलिए बाहर में भी जो लोग हैं उनको समझ आ गया है, उनको समझ आ गया है। इसलिए भारत की सत्ता को ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया ने तय कर लिया है कि चाइना, जिसे हमने भीख में 1950 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमारे बौने नेताओं ने दे दी थी, आज की भारत की बदली हुई परिस्थितियों में, विश्व की जो परिस्थितियां बदल रही हैं, ये चाइना एक बीमारी का वायरस दे भेज करके पूरी दुनिया को डराना चाहता था। पूरी दुनिया डरी, पूरी दुनिया में लाखों लोग मरे, लेकिन भारत के सनातनियों ने अपने यहां अपने संस्कारों से, अपनी सभ्यता से, अपने मूल्यों की ताकत की वजह से इसको बढ़ने नहीं दिया गया। ये बात अलग है कि इस देश में 25 से 30 करोड़ जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने इस बीमारी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान की अगर नेशनल असेंबली में यह चिंता हो रही है कि भारत को टेम्पररी मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मिल गई है, जो पहले भी मिलती रही है, लेकिन उनका डर यह है कि 192 में से 184 ने वोट दिया है। डर यह नहीं है कि टेम्पररी मिली है, उनको मालूम है कि विश्व की बदलती पृष्ठभूमि में भारत को अगले 5 साल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलने की तरफ रास्ता बढ़ रहा है। चिंता उनकी वो है और डर उनका वो है। इसीलिए इस देश के अंदर बाहर वालों के इशारे पर भारत की जो ताकत दुनिया में बढ़ रही है, भारत जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, इस देश में 25 से 30 करोड़ जिहादी, ये इस्लामिक आतंकवादी, ये टेलीविजन पे भी आपके आते हैं, ये शाहीन बाग पे भी आते हैं, ये मालदा में भी हैं, ये मेरठ में भी हैं, ये मुजफ्फरनगर में भी हैं, 500-700 जगह इस देश में हैं। कहते हैं कि हम यकायक देश को ऐसा कर देंगे कि ये देश अपने घुटनों पे आ जाएगा। इन्होंने गुजरात में भी बहुत कोशिश की थी। 2002 के बाद कुछ लोग घुटनों के बली अभी तक बैठे हुए हैं। इसलिए सत्ता को सख्ती से गद्दारों से निपटना चाहिए। ये किड ग्लव्स, इससे बात नहीं बनेगी। जो राष्ट्र के खिलाफ है
उसकी सजाए मौत है। अगर कानून कमजोर पड़ रहा है और राष्ट्रवादियों को लग रहा है कि राज अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, इसलिए मैंने कहा दुनिया की सबसे अहिंसक नॉन वायलेंट अगर कोई कम्युनिटी है जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन यह भी है कि हथियार जब अपनी सुरक्षा में उठाया तो तभी नीचे रख दिया जब सारे दुश्मनों का सर्वनाश करा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब वनवास हुआ तो अपने साथ में सुविधाओं का अंबार लेके नहीं गए, शरीर पे एक जोड़ी कपड़ा था, लेकिन सब कुछ छोड़ गए, सिर्फ तीर कमान लेके गए। उनको मालूम था कि जिहादी मिलेंगे, उपद्रवी मिलेंगे, दंगाई मिलेंगे, अधर्मी मिलेंगे, उनका नाश करना है। और इतने लंबे पूरे कार्यकाल में अधर्मियों से लड़ते ही रहे। लिहाजा मेरी आपसे विनती है, मेहसाना के लोगों और जिन लोगों ने आज ये प्रोग्राम किया है, जो लोग आज मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मेरी विनती है कि आप ऐसे प्रोग्राम करें और कोशिश करें कि ये सिलसिला खत्म ना हो, लगातार चले और अलग अलग लोगों को, अलग अलग विषय पे जो लोग हैं उनको बुलाएं। आप सबने मेरी बात को पूरे धैर्य के साथ सुना, पूरे शांति के साथ सुना, और मुझे लगता है कि राष्ट्र शक्ति एकता मंच और खास तौर से मेहसाना जिला, उस मेहसाने जिले में वडनगर के लोग तो इसलिए महान हैं कि आपके शहर की मिट्टी ने, आपके प्रदेश की मिट्टी ने, वडनगर की मिट्टी ने 2014 में अपने सपूत को भारत राष्ट्र की सेवा करने के लिए सौंप दिया है। धन्य है वो मिट्टी जिसने एक ऐसे योद्धा को पैदा किया, और धन्य है मेहसाना जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता, सिर्फ लखनऊ में जीता और दूसरा मेहसाना में जीता। इतनी बड़ी आंधी आई, उसके बावजूद भी आप खड़े रहे, राष्ट्रवादी की ताकत से खड़े रहे। लिहाजा राष्ट्रवाद की मिट्टी में, राष्ट्रवाद की मिट्टी से पैदा होने वाले लोग और राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाला मेहसाना का ये संगठन राष्ट्र शक्ति एकता मंच, इसमें तमाम सारे लोग, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि इसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उषाबेन पटेल साहब, राष्ट्रीय संयोजक धर्मेंद्र भाई शाह साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत भाई खुमान साहब, और गुजरात प्रदेश के राष्ट्रीय शक्ति एकता मंच के अध्यक्ष जनाब मेहुल भाई देसाई, आप सबसे मेरी विनती है, गुजरात सबसे अमीर प्रदेश है। गुजरात के लोगों को कहा जाता है ये पैसा कमाते हैं। कुछ लोग उपहास में कहते हैं, मैंने कहा कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो राफेल सिर्फ गन्ना बेचकर के नहीं आएगा। MiG-29 लेने भारत का रक्षा मंत्री सिर्फ बातों से नहीं आएगा, ये राज्य पैसा कमाता है। फौज में इनके लोग नहीं है, लेकिन फौज के सामान खरीदने वालों में इस मिट्टी का पैसा है। इसलिए आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जो राष्ट्रवादी ताकतें लड़ रही हैं, जो राष्ट्रवादी लोग लड़ रहे हैं, जो भी जिस भी सूरत में उनकी आप मदद कर सकते हैं
करिए। जब तक राष्ट्र और राज्य और प्रदेश दंगाइयों से, आतंकवादियों से सुरक्षित नहीं होंगे, सही तरीके से बिजनेस भी नहीं हो सकता। इसलिए समग्रता में देश को बचाने के लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा भी छोटे छोटे ग्रुप में ऐसी अलख जग रही है पूरे देश के अंदर कि दुनिया भर के लोग फोन करते हैं। उनको देख के लगता है कि शायद कई हजार सालों के बाद भारतवंशी और सनातनियों को बोध हुआ है कि हम कौन हैं। बहादुर बनिए, किसी से डरिए मत। जो डराए उनकी नस्लों को इतना डराइए कि उनके यहां आपका नाम लिया जाए तो लोगों को डर महसूस हो। और अगर ये डर राष्ट्र को बचाने के लिए जरूरी है तो फिर आप उन्हें डराइए। अगर दामन पे कुछ दाग लगते हैं और ये दाग अच्छे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो लग जाए ये दाग। अगर ये दाग राष्ट्र के लिए अच्छे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी और आपकी कोई हस्ती नहीं है, हम आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्र बचा करके एक बार चले गए। राष्ट्र की उस मूल्यों को, उस परावैभव को आप अगर मजबूत कर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं भी जाना है और यूं भी जाना है, रास्ता आपको तय करना है कि कैसे जाना है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, पूरे धैर्य के साथ सुनी। एक बार फिर जगदीश महंत साहब, जिनकी बड़ी कृपा यह है कि वो इस सब के बावजूद भी कि उनके परिवार में वो काफी व्यस्त रहते हैं, बड़ौदा में हैं, लेकिन वो लगातार मुझसे संपर्क में रहते हैं। चाहे राष्ट्र एकता मंच हो या दीगर दूसरे मंच हो, वो लगातार कहते हैं कि पुष्पेश जी, मैं चाहता हूं कि आप, आज हम बुला नहीं सकते, स्थिति ऐसी है, लेकिन इस माध्यम का इस्तेमाल करके आप अपनी बात, जो युवा आपको सुनना चाहते हैं, जो युवा आपको सुनने के बाद उनके अंदर एक उत्साह पैदा होता है, आप जरूर आए। मैंने उनसे कहा है कि गुजरात का ज्यादा हक इसलिए है कि गुजरात के लोगों को अगर ज्यादा समझा दिया, क्योंकि गुजरात के लोग समझे हुए हैं पहले से, कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उनको बताना पड़ता है। इसलिए गुजरात को जगाना, गुजरात में ज्यादा बताना जरूरी है कि गुजरात अगर नहीं होता तो 1947 में गुजरात ने जो गलती की थी, उस गलती को आप सुधार नहीं पाते। और अगर आपने, वडनगर ने नहीं भेजा होता, ये लाल पैदा नहीं किया होता, तो शायद हम और आने वाली जनरेशनें पैदा होने के बाद टोपी लगाती, ऊंचा पजामा और नीचे कुर्ता पहनती, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिहादी तलवार लेकर के इस देश के सनातनियों को समाप्त कर गए। इसलिए गुजरात के लोगों का जगे रहना ज्यादा जरूरी है। गुजरात की आवाज दिल्ली पहुंचती है। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे ही भाग्य में लिखा है कि राजकोट में जो चुनाव लड़ता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है। राजकोट भी मुझे जगदीश भाई कई बार ले गए, और आज तो उन्होंने मुझे वडनगर के लोगों से मिलवाया, जिस धरती ने ऐसा पुरुषार्थी पैदा किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।